जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग के द्वारा टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें से डे 1 का हम लोग कर दिए हैं दोस्तों। आज हम आपको सामने डे 2 का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वह साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। तो साइंस के 25 क्वेश्चन को आज हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पिलास, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों कैंची, ऑप्शन नंबर सी में है चिमटा, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों नींबू निचोड़ने की मशीन। तो दोस्तों, द्वितीय श्रेणी में जो उत्तोलक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन, जो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें एक और पूछा जाता है, कूड़ा ढोने वाली जो एक पहिया गाड़ी होता है दोस्तों, कूड़ा ढोने वाली एक पहिया गाड़ी दोस्तों, ये भी किस में आता है, ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में ही आता है दोस्तों। एक और हो जाता है सुपारी काटने वाला सरौता, वो भी ध्यान में रखिएगा। सुपारी काटने वाला सरौता, ये भी दोस्तों किस में आता है, द्वितीय श्रेणी में आता है। तो 3 को याद रखिएगा कौन कौन। सबसे पहले नींबू निचोड़ने की मशीन, उसके बाद में कूड़ा ढोने वाली एक पहिया गाड़ी, और उसके बाद में क्या याद रखना है, सुपारी काटने वाला सरौता। किस में आता है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का ये सब उत्तोलक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है पिलास। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, पिलास जो होता है दोस्तों, पिलास प्रथम श्रेणी में आता है दोस्तों। प्रथम श्रेणी का ये उत्तोलक का उदाहरण क्या है दोस्तों, पिलास हो गया, कैंची हो गया दोस्तों। कैंची भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैंची भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी प्रथम श्रेणी में आता है दोस्तों। और साधारण तुला, साधारण तुला, साधारण तुला भी किस में आएगा दोस्तों, ये तीनों किस में आएगा, ये तीनों प्रथम श्रेणी में ही आएगा। कौन कौन, पिलास, कैंची और साधारण तुला। अब बच गया दोस्तों द्वितीय श्रेणी में, सॉरी तृतीय श्रेणी में, तो चिमटा। चिमटा, चिमटा जो है दोस्तों, वह किसका एग्जाम्पल है, तो चिमटा हो जाएगा तृतीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी में आता है। तृतीय श्रेणी का चिमटा आता है। उसके बाद में इसमें आ जाता है मनुष्य का हाथ। मनुष्य का जो हाथ होता है दोस्तों, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ किस में आ जाएगा दोस्तों, तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। और एक और इसमें एक और पूछा जाता है किसान का हल। किसान का हल, ये भी किस में आ जाएगा दोस्तों, तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। तो तृतीय श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग चिमटा याद रखिएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद में मनुष्य का हाथ किस में आएगा दोस्तों, तृतीय श्रेणी में। और एक और है किसान का हल, वो भी किस में आ जाएगा दोस्तों, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अर्ग, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जूल, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों किलोवाट घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कुलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जूल जो होता है दोस्तों, वह कार्य का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है अर्ग। अर्ग जो होता है दोस्तों, वह कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस कार्य का अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अर्ग। अगर एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक पूछेगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर, जूल हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ किलोवाट घंटा दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, किलो वाट घंटा। ये जो दोस्तों है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कूलम, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कूलम जो होता है, कूलम जो होता है आवेश का मात्रक होता है दोस्तों। किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। तो इस तरह से कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा, तो एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, या ऑप्शन नंबर डी है 1 और अनंत के बीच। तो दोस्तों समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों वह अनंत होता है। कितना होता है दोस्तों, अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कितना होगा, अनंत। ध्यान में रखिएगा, समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या कितना होता है दोस्तों, अनंत होता है। कभी कभी इसमें पूछ दिया जाता है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कैसा बनता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो आभासी बनता है। ध्यान में रखिएगा, कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है दोस्तों, आभासी बनता है। तो जो भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होता है, सीधा होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा होगा। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, 4 होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है, यानी कि प्रकाश का रंग है वो किससे निर्धारित करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, आयाम से, ऑप्शन बी है दोस्तों तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी है दोस्तों तीव्रता से, ऑप्शन डी है वेग से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि प्रकाश का जो रंग निर्धारित किया जाता है किससे किया जाता है दोस्तों, तो तरंगदैर्घ्य से किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। परमाणुकता 1 है। पूछा गया है कि 4 को आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परमाणुकता कितना है दोस्तों, 1 पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी में है जल, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों आयरन, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, आयरन। आयरन जो है जिसका परमाणुकता कितना हो जाता है दोस्तों, 1 होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ए में क्या लिखा हुआ है, सल्फर। सल्फर का जो परमाणुकता होता है दोस्तों वो 8 होता है। ध्यान में रखिएगा, कितना होता है, 8। सल्फर का परमाणुकता कितना हो जाता है दोस्तों, 8। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है जल। तो जल का परमाणुकता हो जाता है दोस्तों 3। जल का कितना हो जाता है दोस्तों, परमाणुकता 3। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों क्लोरीन। तो क्लोरीन का अगर परमाणुकता पूछता है तो इसका हो जाता है 2। क्लोरीन का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि O कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी कि O कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होता है। तो आइए दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं किसी भी कोष में कैसे। तो उसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो कोष में किसी भी कोष का निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों 2n²। 2n²। हम लोग जानते हैं कि KLMNO ये कक्षा संख्या को दर्शाता है दोस्तों। KLMNO किसको दर्शाता है दोस्तों, कक्षा संख्या को दर्शाता है। अगर यहाँ पर इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है दोस्तों। तो अगर इसमें अगर 1 रखेंगे, n के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 2, यानी कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। उसी प्रकार से L में रखेंगे, ये K के लिए हो गया। अब L के लिए देखेंगे तो L के लिए फार्मूला फिर लगाएंगे 2n²। तो इसमें हो जाएगा 2, और n का वैल्यू अब कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि L में कितना हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से M में देखेंगे तो M में कितना हो जाएगा, 2n² होगा। तो 2n² में 2, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 दूना 18। और उसी प्रकार से n में अगर देखेंगे तो n में कितना हो जाएगा 2, n का वैल्यू कितना रखेंगे 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 16 दूनी 32। और O में रखेंगे तो 2n²। तो O कितना रखेंगे यहाँ पर n की संख्या 5 रखेंगे दोस्तों, 2 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। यानी कि हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि O कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा तो आपको यहाँ से आसानी से ऑप्शन चुनने में मदद मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछ रहा है, 8 दिया हुआ है। तो 8 किसका होता है दोस्तों, L का होता है।
और वहाँ पूछ रहा है किसका, ओ का, तो हम लोग ये नहीं होगा आंसर कि अगर एल पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 8 हो जाता। फिर बी में है 18, 18 किसका है दोस्तों, 18 है एम का, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में 32, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है 32, तो 32 किसका है दोस्तों, एन का है। और ऑप्शन नंबर डी में लास्ट बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है 50 है, तो 50 किसका हो जाएगा दोस्तों, ओ कोष में। तो ओ कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा 2n², तो किसी भी कोष में पूछेगा तो आप लोग आसानी से उसको बना दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 8 होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। इसमें जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें पूछा गया कि इसमें ऋण आवेश रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर बी है बीटा किरण, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गामा किरण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीटा में कैसा आवेश रहता है दोस्तों, तो बीटा में ऋण आवेश रहता है। बीटा में कैसा आवेश रहता है दोस्तों, ऋण आवेश। तो 3 तरह से इसमें याद रखिएगा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अल्फा में प्लस चार्ज होता है यानी कि धन आवेशित होता है दोस्तों, बीटा में ऋण आवेशित होता है, और गामा न्यूट्रल होता है, इसमें निगेटिव कोई आवेश नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बीटा किरण। बीटा किरण कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि पदार्थ का जो परमाणु का सिद्धांत था किसने दिया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है अवोगाद्रो, ऑप्शन सी है दोस्तों न्यूटन, और ऑप्शन डी है पास्कल। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत दिए थे वो दोस्तों दिए थे डाल्टन, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन है दोस्तों, डाल्टन। डाल्टन ने ही सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 10 होगा दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। पूछा गया है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन में 0 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 4, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 8। तो याद रखिएगा उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों, 8। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 11 होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें मूल तत्व है दोस्तों। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है रेत यानी कि बालू, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है संगमरमर, और ऑप्शन डी है शक्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीरा जो है मूल तत्व है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हीरा कैसा है, मूल तत्व है। इसमें एक ऑप्शन नंबर सी में संगमरमर दिया हुआ, संगमरमर का CO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण पटाखों का रंग हरा दिखाई देता है, यानी कि जब आतिशबाजी होता है उस समय हम लोग को हरा रंग दिखाई देता है, आखिर कौन सा तत्व उसमें मिला हुआ रहता है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रोंशियम, ऑप्शन नंबर बी है बेरियम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जिंक, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कॉपर। दोस्तों इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखिएगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। इसमें ट्रिक है दोस्तों RSGB। दोस्तों ये ट्रिक याद रखिएगा तो आप लोग को आसानी से तत्व को मालूम चल जाएगा। RS, तो R का मतलब हो जाएगा दोस्तों रेड। R का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, रेड। रेड का हिंदी क्या होता है, लाल। S का मतलब हो जाएगा दोस्तों स्ट्रोंशियम, यानी कि स्ट्रोंशियम के कारण कैसा दिखाई देगा, वह लाल दिखाई देगा। अब यहाँ आइए, जी का मतलब हो जाएगा दोस्तों ग्रीन। ग्रीन माने क्या होता है, ग्रीन का हिंदी होता है दोस्तों हरा। ग्रीन का हिंदी क्या हो जाता है दोस्तों, हरा। अब बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों बेरियम, यानी कि बेरियम के कारण से क्या दिखाई देगा, हरा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि पटाखों में हरा रंग दिखाई देता था, किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? बेरियम के कारण से कैसा दिखाई देता है? ग्रीन, यानी कि हरा रंग दिखाई देता है। अगर हमसे पूछता कि लाल रंग किसके कारण से दिखाई देता है तो क्या मारते हैं? स्ट्रोंशियम मारते हैं दोस्तों। RSGB याद रखिएगा तो आप लोग को आसानी से यह याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरियम हो जाएगा। बेरियम के कारण से कैसा दिखाई देता है? यह हरा रंग का दिखाई देता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कवक है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों पौधा है, ऑप्शन नंबर सी पशु है, या ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशरूम क्या है? कवक है, फफूंद है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कवक है। मशरूम क्या है दोस्तों? कवक है, इसी को फफूंद भी बोला जाता है। फफूंद भी इसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, कहीं कवक ना देके फफूंद दे देगा तो आप लोग फफूंद इसको सही आंसर लगाइएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 होगा दोस्तों। पूछा गया है कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, यानी कि मछलियाँ जो है किसके माध्यम से श्वसन करता है, किसके द्वारा वह श्वसन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है त्वचा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों नाक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गलफड़ा द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करता है दोस्तों? तो गलफड़े के द्वारा। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इस ऑप्शन में से कोई एक ऐसा जीव है जो किसके माध्यम से सांस लेता है दोस्तों? त्वचा से। तो आपके सामने ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन पहला है मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक, और ऑप्शन डी है तिलचट्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेढक जो होता है वह त्वचा से सांस लेता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। मेढक किससे सांस लेता है दोस्तों? त्वचा से सांस लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब अगले प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार पढ़ देते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीट रोग एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, यानी कि सफ़ेद कीट रोग है जो कवक से होता है रोग, वह किस में होता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं में, ऑप्शन नंबर बी सरसों में, ऑप्शन नंबर सी चावल में, ऑप्शन नंबर डी बाजरा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों में। सफ़ेद कीट रोग होता है जो किस में होता है दोस्तों? सरसों में होता है। सरसों याद रखिएगा, सरसों में होता है। सफ़ेद कीट रोग किस में होता है दोस्तों? सरसों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 होगा दोस्तों। पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में इसको पूछ दिया गया है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? यानी कि मायोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी में है सिल्वर, ऑप्शन सी है दोस्तों सोना, और ऑप्शन डी है दोस्तों लोहा। तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? लोहा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया, यानी कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों महाराष्ट्र में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल संयंत्र सबसे पहले कहाँ लगाया गया दोस्तों? बायोडीजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बायोडीजल संयंत्र को लगाया गया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है तपेदिक रोग का कारण है, यानी कि तपेदिक जो रोग होता है वह किसके कारण से होता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी है विषाणु के कारण, ऑप्शन सी है कवक के कारण, और ऑप्शन डी है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक जो होता है दोस्तों वह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण से होता है दोस्तों? जीवाणु के कारण से। ध्यान में रखिएगा, जीवाणु के कारण से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तपेदिक हो जाता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है टिटनेस नामक रोग निम्न में से
भी जाना, यानी कि टिटनेस नामक रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है गैंग्रीन, ऑप्शन बी है दोस्तों सिंगल्स, और ऑप्शन सी है लॉकजा, और ऑप्शन डी है दोस्तों काली खांसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉकजॉ। जबड़ा में ये लॉकजॉ हो जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं टिटनेस नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉकजॉ। टिटनेस नामक रोग का एक और नाम क्या है दोस्तों, लॉकजॉ, जो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होता है। दोस्तों एलर्जी होता है उसके कारण कौन सा बीमारी हो जाता है, आपके सामने ऑप्शन है। पहला है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी रिंगवर्म, और ऑप्शन नंबर डी अस्थमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अस्थमा जो होता है दोस्तों एलर्जी के कारण से होता है। अस्थमा किसके कारण से होता है दोस्तों, एलर्जी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थमा जो होता है दोस्तों वह एलर्जी के कारण से होता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूहों की खोज किसने किया था, यानी कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे दोस्तों जिसने रक्त समूह का खोज किया था। आपके सामने ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी में है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी में है दोस्तों रॉबर्ट कोच, और ऑप्शन डी में है दोस्तों लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर इनका पूरा नाम हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूहों का खोज किया था दोस्तों। कार्ल लैंडस्टीनर, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। पूछा गया है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। पूछा गया है प्लाज्मा में जल का परसेंटेज पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में दोस्तों, देखते हैं इसमें कितना परसेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 60%, ऑप्शन नंबर बी में है 70%, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 80%, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 90%। तो दोस्तों प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वह 90% जल होता है। याद रखिएगा कितना प्रतिशत जल होता है दोस्तों, 90% जल होता है। किसमें, प्लाज्मा में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 90%। तो पूछेगा कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, तो 90% जल होता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न संख्या 24 होगा दोस्तों। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक फल है, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछा गया कि कौन इसमें से फल का उदाहरण है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है मूली, तीसरा ऑप्शन है भिंडी, और चौथा ऑप्शन है शकरकंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिंडी। भिंडी किसका उदाहरण दोस्तों, एक फल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भिंडी। भिंडी जो होता है वह फल का उदाहरण है दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न पाइए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक है, यानी कि कपास का निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन दिया उसमें से प्रमुख घटक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है सेलुलोस, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों ग्लिसरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलोस। ऑप्शन नंबर सी सेलुलोस। ऑप्शन नंबर सी, कपास किसका घटक है दोस्तों, सेलुलोस का घटक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन साइंस का पढ़ें और अच्छे से बारीकी से इसको समझें। आशा करते हैं दोस्तों कि अगर इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आज ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो आसानी से आप लोग सॉल्व करके आइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी शेयर भी करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।